हेमपाल यादव, सहायक आचार्य इतिहास, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। आज हम बीए पार्ट सेकंड के अंतर्गत मुगल कालीन शासन व्यवस्था के संबंध में इस वीडियो के अंतर्गत चर्चा करेंगे। किसी भी शासन के स्थायित्व के लिए आवश्यक है कि उसकी जो शासन प्रणाली है वो व्यवस्थित तरीके से हो। यदि हम मुगल काल से पहले सल्तनत काल की बात करें तो कुछ व्यवस्था की ओर ध्यान दिया गया था, और जब मुगल वंश की स्थापना होती है तो बाबर ने जो साम्राज्य स्थापित किया था उस साम्राज्य का जो आधार था वह केवल सैनिक शक्ति ही था। प्रशासनिक व्यवस्थाओं के गठन की ओर उसके द्वारा ध्यान अधिक नहीं दिया गया। तो मुगल काल में सबसे पहले जो प्रशासनिक व्यवस्थाओं की तरफ ध्यान दिया गया था वह अकबर के काल में हमें दिखाई देता है। अकबर ने अपने शासन काल में न केवल साम्राज्य का विस्तार किया था अपितु मुगल शासन को व्यवस्थित रूप भी दिया था, और उसी के कारण हम देखते हैं कि आगे चलकर यह साम्राज्य है वह अनेक शताब्दियों तक स्थायित्व है वो लिए हुए रहता है। मुगल शासन व्यवस्था की बात करते हैं तो इसमें सबसे जो बड़ा जो व्यक्ति होता है वह बादशाह ही होता था। यद्यपि यदि हम इस्लाम की बात करें तो इस्लाम में खलीफा का जो पद है वो सबसे बड़ा होता है। खलीफा मुसलमानों का राजनीतिक और धार्मिक गुरु होता है। लेकिन मुगल काल की बात करें तो मुगल काल में बाबर ने 1504 में बादशाह की उपाधि है वो धारण कर ली थी, और ये जो बादशाह की उपाधि है यह बहुत ही यहाँ पर निर्णायक मोड़ लिए हुए है, क्योंकि इसमें मुगल शासक हैं वो खलीफा के आधिपत्य से मुक्त होते हैं, और उन्होंने कभी भी खलीफा से अनुमति लेने का प्रयास है फिर कभी नहीं किया। यदि हम बात करें अकबर के समय में 1579 ईस्वी में अकबर ने महजरनामा की घोषणा करके और शक्तियां हैं वो बादशाह के अंतर्गत दायरे में ले ली गई, क्योंकि ये जो महजरनामा था इसमें बादशाह की जो निर्णायक शक्ति थी वह धार्मिक मामलों में भी और बढ़ने लग गई थी। इस प्रकार बादशाह है वह अपने साम्राज्य में सर्वे सर्वा हमें दिखाई देता है। वही राज्य का अंतिम कानून निर्माता है, वही प्रशासक है, वही व्यवस्थापक है, वही अंतिम न्यायाधीश है और वही सर्वोच्च सेनापति है। इस तरह से वह शासन की धुरी था। प्रत्येक बात में अंतिम निर्णय बादशाह के द्वारा ही लिया जाता था। यद्यपि वह अपने कार्यों में सहायता लेने के लिए मंत्री, सलाहकार व अधिकारी नियुक्त करता था। अकबर के समय में तो बादशाह को ईश्वर का प्रतिनिधि माना जाने लगा था, और महजर की घोषणा करके धार्मिक मामलों में श्रेष्ठता प्राप्त करने से तो बादशाह की स्थिति सर्वोच्च और सर्वशक्तिमान हो गई थी। मुगल बादशाहों के अपने कुछ विशेषाधिकार थे और उनका कोई उपयोग नहीं कर सकता था, जैसे झरोखा दर्शन, नक्कारा बजाना, तुलादान करना, हस्ती युद्ध, उपाधि वितरण करना, मोहर और पंजा लगाना, चौकी, तस्लीम ए चौकी, राज्य के प्रधान अमीरों द्वारा पारी पारी से राजमहल का पहरा देना आदि। दरबार में बड़े से बड़े अमीर भी बादशाह के सामने नतमस्तक रहते थे। इस प्रकार संपूर्ण शक्तियों को केंद्रित करते हुए तथा देवत्व के अंश को अपने में समाहित करते हुए मुगल बादशाह पूर्णतः निरंकुश दिखाई देते हैं। परंतु यह निरंकुशता है, यह अत्याचारी निरंकुशता कम दिखाई देता है। इसमें स्वेच्छाचारिता के जो गुण हैं वो कम दिखाई देते हैं। प्रजा की भलाई करना उनका कर्तव्य भी हमें दिखाई देता है। अतः हम उन्हें उदार निरंकुश शासक कह सकते हैं। वे अपनी प्रजा की भलाई के लिए कठोर परिश्रम करते थे और प्रातः काल से लेकर रात्रि काल तक अपना राज कार्य वे में कार्य करते थे। कार्य की अधिकता की वजह से
मुग़ल बादशाह अपने अमीरों तथा अधिकारियों की सलाह को भी महत्व देते थे और इस तरह उनका प्रभाव बादशाह पर होना स्वाभाविक था। स्वाभाविक है कि एक व्यक्ति है वह संपूर्ण साम्राज्य के कार्यों को नहीं कर सकता है, तो इसलिए बादशाह के द्वारा अपनी सहायता के लिए जो अधिकारी नियुक्त किए गए थे उन्हें हम मंत्री भी कह सकते हैं। अकबर के समय में वकील, दीवान, मीर बख्शी, सद्र उस सुदूर ये 4 पद मंत्री पद के थे, किंतु बाद के समय में वकील और दीवान के पद को एक करके वजीर का नया पद सृजित किया गया था और बाद में खाने सामा, प्रधान काजी और मुहतसिब के पद भी मंत्री स्तर तक पहुंच गए थे। इसके अलावा दरोगा ए डाक चौकी, मीर आतिश तथा मीर मुंशी के पद भी प्रभावशाली हो गए थे। इसके अतिरिक्त कुछ व्यक्ति बादशाह के सहचर तथा अंतरंग मित्र होते थे, जिनके बादशाह के निकट संपर्क के कारण उनका भी काफ़ी साम्राज्य में प्रभाव रहता था। इन सब मंत्रियों, अधिकारियों, कर्मचारियों की नियुक्ति बादशाह की व्यक्तिगत इच्छा पर निर्भर करती थी। इन्हें नियुक्ति और हटाने के संदर्भ में कोई चुनौती नहीं दे सकता था। इन मंत्रियों और अधिकारियों के कर्तव्य इस प्रकार थे। वजीर को प्रधानमंत्री भी कहा गया है। सैद्धांतिक दृष्टि से वजीर शासन व्यवस्था का प्रधान होता था, सभी विभागों की देखरेख करता था। बादशाह की अनुपस्थिति में शासन का जो सारा दायित्व था वो उसी के द्वारा चलाया जाता था। बाद में दीवान के कार्य भी उसको सौंप देने के से इसके पास आर्थिक और प्रशासनिक दोनों तरह के कार्य आ गए थे। यह पद अत्यधिक शक्तिशाली बन गया था। दीवान होने के नाते वह राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी था और साम्राज्य की संपूर्ण आय और व्यय की देखभाल करता था। भूमि कर, आयात निर्यात कर तथा आर्थिक संबंधी सभी सुधार के प्रस्ताव वही पेश करता था। प्रांतपतियों से वह सीधा संपर्क रखता था और उनसे उनके प्रांतों के संदर्भ में बराबर सूचना मांगता था। उनको बादशाह की ओर से आवश्यक निर्देश भेजता था। साम्राज्य के भीतर सभी नियुक्तियों, पदोन्नतियों, स्थानांतरों की सूचना उसी के कार्यालय से और उसी के हस्ताक्षरों से निकाली जाती थी। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री या वजीर सभी अन्य विभागों पर नियंत्रण रखता था, सूबों से सूचनाएं प्राप्त करता था और बादशाह के आदेशों को वहां भेजता था, राजनीतिक पत्र व्यवहार करता था और सभी कार्यों का विवरण अपने कार्यालय में सुरक्षित रखता था। इस प्रकार बादशाह के पश्चात शासन में प्रमुख स्थान वजीर का ही होता था। वजीर की सहायता के लिए कुछ प्रमुख अधिकारी भी होते थे, जिनमें दीवान खालसा, दीवान तन, मुस्तौबी, वाक़िया नवीस और मुशरिफ प्रमुख होते थे। वजीर के बाद में अगला यदि हम मंत्री या अधिकारी लें तो वह है खाने सामा। खाने सामा का प्रमुख कार्य राजकीय परिवार से संबंधित सदस्यों की ज़रूरतों की पूर्ति व देखरेख का था। अकबर के समय में यह पद मंत्री स्तर का नहीं था, परंतु बाद के बादशाहों के समय में इस पद का महत्व अधिक बढ़ गया था और वजीर के बाद सर्वाधिक शक्तिशाली बन गया था। खाने सामा के पद को वजीर का पद प्राप्त करने की अंतिम सीढ़ी माने जाने लगा था। वह बादशाह के परिवार, उसके महल, उसकी व्यक्तिगत तथा दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता था। शाही भोजन, भंडार, उपहार, नजराने आदि की देखभाल भी वही करता था। उसका एक प्रमुख उत्तरदायित्व शाही कारखानों की देखभाल करना तथा उनके दरोगाओं और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति करना, उनके लिए आवश्यक कच्चा माल खरीदना तथा उनके द्वारा तैयार की हुई वस्तुओं का संग्रह करना और आवश्यकता अनुसार उनका राजकीय कार्यों में उपयोग करना आदि भी उसी का था। राजमहल और राज दरबार के सभी कर्मचारियों पर वह नियंत्रण रखता था। राज दरबार व महल से संबंधित सभी भंडार और कोष उसके निरीक्षण में रहते थे। उपहार में दी जाने वाली वस्तुओं का संग्रह वही करता था। सम्राट को दी जाने वाली भेंटों का मूल्यांकन व संग्रह भी वही करता था। शाही हरम की देखरेख और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति भी वही करता था। बादशाह की रुचि का ध्यान रखना और ठीक समय पर उसकी पूर्ति करना भी उसी का काम था। इस प्रकार यह पद बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही विश्वास पात्र व्यक्ति को ही दिया जाता था। अगला पद है मीर बख्शी। मीर बख्शी सेना विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। जैसा कि मैंने पहले बताया है, साम्राज्य में यदि हम सर्वोच्च सेनापति की बात करें तो सर्वोच्च सेनापति तो
बादशाह ही होता था। लेकिन उसके बाद में यदि सर्वोच्च सैन्य अधिकारी की बात करें तो वह मीर बख्शी होता था। अवसर पड़ने पर उसे सेना का सेनापतित्व भी करना पड़ता था, परंतु उसका प्रमुख उत्तरदायित्व यह नहीं था, न ही सेना के प्रमुख सेनापति का था। सैनिकों की भर्ती करना, उनका हुलिया रखना, घोड़ों को दगवाना, सैनिकों के शस्त्रों, घोड़ों, शिक्षा व रसद की व्यवस्था करना उसका प्रमुख कार्य था। मनसबदारी प्रथा की स्थापना के बाद जब राज्य के सभी कर्मचारी इस प्रथा के अंतर्गत आ गए थे, तब उनके वेतन आदि का लेखा जोखा रखना भी इसी का जिम्मा होता था। मनसबदारों की नियुक्ति उनके मनसबों के आधार पर उनकी सैनिक संख्या, वेतन, जागीर आदि की जांच भी इसी के कार्यालय में की जाती थी। नए मनसबदारों की नियुक्ति भी उसी के कार्यालय से होती थी और वही उनको बादशाह के सामने उपस्थित करता था। किसी आक्रमण के लिए सेना तथा सेनापतियों की नियुक्ति, उसकी रसद आदि की व्यवस्था, बादशाह के बाहर जाने पर उसके ठहरने की व्यवस्था करना आदि भी उसी का दायित्व था। बादशाह के महल की सुरक्षा के लिए मनसबदारों की नियुक्ति करना और उनमें परिवर्तन करना भी उसका प्रमुख कार्य था। साम्राज्य के विस्तार के साथ उसके कार्य में वृद्धि होने पर सहायक बख्शी नियुक्त किए जाने लग गए थे। प्रांतों में भी प्रांतीय बख्शी होते थे जो सब उसके नियंत्रण में कार्य करते थे। एक बड़ा विभाग और अनेक कर्मचारी भी उसके अधीन होते थे। अगला पद सद्र व सुदूर का था। यह धार्मिक विभाग का अध्यक्ष होता था। धार्मिक मामलों में वह बादशाह का मुख्य सलाहकार होता था। दान पुण्य की व्यवस्था, धार्मिक शिक्षा की व्यवस्था, विद्वानों और साधु संतों के लिए राजकीय अनुदान की व्यवस्था करना और इस्लाम के कानूनों के पालन की देखभाल करना उसका प्रमुख दायित्व था। वह राज्य की दान विभाग का भी अध्यक्ष होता था और दीन दुखियों को धन तथा भूमि का दान देता था। जजिया तथा ज़कात की वसूली का प्रबंध करना तथा उस धन की धार्मिक कार्यों में उपयोग करना भी उसी के जिम्मे था। मस्जिदों, खानकाओं आदि की सुरक्षा का भार भी उसी पर रहता था और वही उनकी देखरेख के लिए नियुक्तियां करता तथा दान देता था। उलेमाओं को राज द्वारा जागीरें बख्शीश करना भी उसी का काम होता था। साम्राज्य विस्तार के साथ प्रांतों में भी सद्र नियुक्त किए जाने लगे थे, तब उनकी नियुक्ति में वह बादशाह को सलाह देता था और उनके कार्यों की देखभाल करता था। अगला है प्रधान काजी। मुगल शासन व्यवस्था में बादशाह के बाद न्याय विभाग का सबसे बड़ा जो अधिकारी होता है उसे प्रधान काजी कहा जाता है। बादशाह स्वयं हर बुधवार को न्याय के लिए बैठता था, परंतु बादशाह सभी मुकदमों का निर्णय नहीं कर सकता था, अतः उसकी सहायता के लिए प्रधान काजी की नियुक्ति राजधानी में की जाती थी। प्रांतों, जिलों, नगरों में काजियों की नियुक्ति करना तथा उनके निर्णयों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करना इसका प्रमुख दायित्व था। काजी मुस्लिम कानून के अनुसार न्याय करता था। उसकी सहायता के लिए मुफ्ती होते थे जो इस्लामी कानूनों की व्याख्या करते थे। अपने अधीन सभी काजियों के कार्यों की देखभाल करना भी इस प्रधान काजी का ही कार्य था। अगला पद है मुहतसिब। यह प्रजा के नैतिक चरित्र की देखभाल करता था, परंतु व्यवहारिक दृष्टि से इसका कार्य क्षेत्र मुसलमानों तक ही सीमित था। मुस्लिम प्रजा इस्लाम के कानूनों के अनुसार जीवन यापन करती है या नहीं, यह देखना इसका मुख्य कार्य था। मादक द्रव्यों के प्रयोग से रोकना, जुआ खेलने से रोकना और अनैतिक कार्यों को रोकना भी इसका ही काम था। औरंगजेब के शासनकाल में इस पद का महत्व अधिक बढ़ गया था। वह एक तरफ जहां मुसलमानों को शरअ के अनुसार चलने के लिए प्रेरित करता था, वहां दूसरी ओर हिंदू मंदिरों को तोड़ने के लिए भी कार्य भी इसको सौंप दिया गया था। उसकी सहायता के लिए प्रांतों में भी मुहतसिब नियुक्त किए जाते थे। अगला पद मीर आतिश। मीर आतिश या दरोगा ए तोपखाना का पद मंत्री स्तर का पद न होते हुए भी काफ़ी प्रभावशाली होता था। शाही तोपखाना उसके अधीन था। वह बंदूकचियों तथा तोपचियों का अध्यक्ष होता था और बहुधा इस पद पर कोई तुर्क या ईरानी नियुक्त किया जाता था, क्योंकि उन देशों का तोपखाना श्रेष्ठ होता था। तोपों को बनवाना, किलों में उनकी व्यवस्था करना तथा बंदूकों का निर्माण करना आदि काम उसी के अंतर्गत था। यह व्यक्ति मीर बख्शी के अधीन काम करता था। अगला पद दरोगा ए डाक चौकी। यह सूचना एवं गुप्तचर विभाग का अध्यक्ष होता था। प्रांतों से सूचनाएं प्राप्त करना तथा वाकिया नवीसों और खुफिया नवीसों की नियुक्ति करना तथा उनकी प्राप्त सूचनाओं को बादशाह तक पहुंचाना इसका मुख्य कर्तव्य था।
शासकीय पत्रों को भिजवाने के अलावा गुप्तचर विभाग भी उसके अधीन काम करते थे। इसके कारण शासन में उसका महत्व अधिक बढ़ने लग गया था। इस प्रकार इन सब को मिलाकर एक केंद्रीय ढांचा है मुगल साम्राज्य का, वह बन जाता है। फिर आता है केंद्रीय प्रशासन के बाद में प्रांतीय प्रशासन। प्रांतीय प्रशासन की यदि हम बात करें तो अकबर के समय में प्रांतीय प्रशासन ने एक व्यवस्थित रूप धारण कर लिया था। अकबर ने 1580-81 ईस्वी में अपने साम्राज्य को विभिन्न प्रांतों में बांट दिया था। प्रारंभ में इन प्रांतों की संख्या 12 थी, जिन्हें सूबा कहा जाता है, और बाद में खानदेश, बरार और अहमदनगर के अलग प्रांत बनने के बाद में इन प्रांतों की संख्या बढ़ जाती है और कहा जाता है कि औरंगजेब के समय में यह संख्या 21 तक पहुंच गई थी। प्रांतों के जो प्रमुख अधिकारी होते हैं उनकी यदि हम बात करें तो प्रांतीय शासन का जो अध्यक्ष होता है, जिसे प्रांतपति कहा जाता है, उसे मुगल काल में सिपाही सालार, सूबेदार या नाजिम कहा जाता था। सूबेदार की सहायता के लिए अनेक अधिकारी होते थे, जिनके नाम भी केंद्रीय मंत्रियों के अनुरूप होते थे, जैसे दीवान, बख्शी, सद्र, काजी, कोतवाल, वाक्यानवीस। किसी किसी प्रांत में दरोगा तोपखाना तथा मीर बहर भी होते थे। इन मंत्रियों अधिकारियों में दीवान का पद सूबेदार के समान महत्व का होता था। अकबर ने प्रांतीय दीवान को विस्तृत अधिकार दिए थे और 1596 ईस्वी में उसे सूबेदार के नियंत्रण से मुक्त करके केंद्रीय दीवान के अधीन कर दिया था। इसमें बादशाह का उद्देश्य सूबेदारों की शक्तियों को दीवान की शक्तियों से संतुलित करके सूबों में विद्रोह की संभावनाओं को समाप्त करना था। यह शक्ति संतुलन के सिद्धांत के अनुरूप था। परंतु बाद उत्तर मुगलकालीन बादशाहों के दुर्बल होने पर कभी कभी निजामत और दीवानी के अधिकार एक ही व्यक्ति को दे दिए गए थे, जिससे उनका स्वतंत्र होना और सुगम हो गया था। दीवान के बाद बख्शी का पद महत्वपूर्ण था।